नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी। आज जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में जो बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट नए टर्म है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अभी आप बैंक के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में इन टर्मों को भी अपने लेक्चर जो आपने नोट्स बनाया है उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं उनमें एक फंड आता है कंसोर्टियम फंड। कंसोर्टियम फंड क्या होता है, बहुत सरल लैंग्वेज में समझाएंगे। ठीक है, एनपीए क्या होता है, डाउटफुल एसेट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ठीक है, एनपीए बोलते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म एसेट क्या होता है ना, बैड बैंक क्या होती है ना, या अभी जो हाल ही में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन जो वर्ड चल रहे हैं, ये सभी क्या होते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ और बिंदु पर भी चर्चा करेंगे जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके इंटरव्यू में। ठीक, बाकी बैंकिंग अवेयरनेस को आपने अच्छे से देख लिया होगा, सर ने भी बहुत अच्छे से आपको बताया था, उसमें भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, जो नए टर्म है उनकी चर्चा आज हम कर लेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स लेना है तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं, वहां पर आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई करके 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक घोटाला हुआ था जिसे हमने अगर हाल ही में आपने देखा हो, नाम था एबीजी शिपयार्ड। अब एबीजी शिपयार्ड घोटाले के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पर उससे रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो आईसीआईसीआई बैंक को हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या, जो इसके मालिक थे ऋषि कमलेश जी, उन्होंने बैंकों को अपने पास बुलाया। ठीक है, आपको समझाने जा रहे हैं कि कंसोर्टियम फंड क्या होता है। ठीक, उन्हें लोन चाहिए था लगभग 22,000 करोड़ का। ठीक है, अब एक बैंक के पास तो इतना पैसा होता नहीं जो वो क्या करेगी, तो वो बैंक ने क्या किया, 28 बैंकों को लगभग सभी बैंकों को बुलाया, ए तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ठीक, बढ़िया डील आई है ना। अब इस डील को हमें क्या करना है, साइन करना है, तो पैसे की कमी पड़ रही है, तुम पैसा दो, प्रॉफिट होगा अपना ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सभी बैंक क्या हो गई, साथ में आ गई और सभी बैंक ने अपने अपने हिस्से के अपनी श्रद्धा अनुसार या अपनी क्षमता अनुसार पैसे को फंड में एकत्रित किया। ठीक है, तो कई बैंकों ने जो फंड एकत्रित किया ना, उस फंड को क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम फंड बोलते हैं। ठीक है, बस इस लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं, समझ जाइएगा कि कई बैंकों के समूह है ना, उनसे जो पैसा एकत्रित हुआ उसे क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम फंड बोलते हैं। ठीक बात है, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक टर्म आता है एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया, ठीक है, और 90 दिन तक आप वो लोन नहीं चुका पाते हो, ठीक, तो आपका अकाउंट एक स्पेशल कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक, यानी बैंक की नजर अब आपके अकाउंट पे रहती है कि इससे पैसा वसूलना है। 90 दिन के अलावा भी चीजें होती हैं, उन्हें भी एनपीए में काउंट करते हैं, बताना स्टार्ट करते हैं। अब एनपीए में 3 कैटेगरी आती है, कौन कौन सी। एक आता है सब स्टैंडर्ड एसेट, क्या बोलते हैं हम, सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। एक आता है डाउटफुल एसेट और एक आता है लॉस एसेट, 3 होते हैं। अब मान लीजिए कि 3 महीने से 12 महीने तक अगर आपने बैंक को लोन वापस नहीं किया, पैसा वापस नहीं किया, लेट हो गया मामला, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, इसे सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल देती है। थोड़ा बहुत बातचीत करना आपसे स्टार्ट करेगी, पैसे को वापस लाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, मान लीजिए आप थोड़े चतुर निकले, क्लेवर निकले, ठीक है, बातों को आपने घुमा दिया और वो पैसा 12 महीने तक आपने एक्सटेंड कर दिया। 1 साल हो गया है, आपने अभी तक बैंक को पैसा वापस नहीं किया। अब बैंक को थोड़ी टेंशन हो जाती है। अब इस एसेट को वो लोग डालते हैं डाउटफुल एसेट, कि आएगा नहीं आएगा वापस, ठीक है, तब वो और प्रक्रिया करना स्टार्ट करते हैं। तो डाउटफुल एसेट क्या होता है, अगर 12 महीने से ज्यादा पैसा आपने वापस नहीं किया। ठीक है, फिर एक आता है लॉस एसेट, अगर आपने पैसा वापस ही नहीं किया है, ठीक है, बैंक को वो उस पैसे की रिकवरी ही नहीं हो पाई, तो बैंक उसे घाटा मान लेती है, लॉस एसेट मान लेती है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि सर ऐसे तो बैंक को बहुत नुकसान हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक को 7,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, ओवरऑल बैंक को लगभग 22,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कई बार हो चुका है। तब इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए एक बैंक बनाई गई, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे नाम दिएगा बैड बैंक। ठीक है, बैड बॉय वाला बैड बैंक नहीं है, बैड बैंक अलग है ना, ये पॉजिटिव बैड बैंक है। कैसे, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी होती है। ठीक है, होता क्या है, इसका काम सिर्फ, पहले सिंपल लैंग्वेज समझिए, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि मान लो किसी ने आपसे लोन लिया है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बदले में अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखता है। भाई सिंपल सी बात है। ठीक, ऐसे तो बैंक लोन नहीं दे देगा, प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक, तो उस प्रॉपर्टी को ये लोग क्या करते हैं, जो बैड बैंक होता है उस प्रॉपर्टी को बेचता है और बेच के पैसा बैंक को वापस कर देता है। ठीक है, बस अब यहां पर
इस बेड बैंक ये काम बैंक भी कर सकती थी। बेड बैंक होने से फायदा क्या है? बेड बैंक होने से एक ये फायदा निकल के आता है कि जितना मान लीजिए आपने 1 लाख का किसी को लोन दिया, अरे कम रकम है, 1 करोड़ मान लो, चलो 1 करोड़ आपने दिया, तो 1 करोड़ का जैसे ही आप बेड बैंक को दस्तावेज सौंपेंगे तुरंत वो क्या करेगा, उसका 15%, ठीक है, 15% तुरंत आपको वापस कर देगा। इतना पैसा अभी रखो, बाकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद हमसे प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब बेड बैंक बनती कैसे है, यह किस ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है? तो बेड बैंक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। नाम क्या था? एक का नाम था NARCL, क्या बोले हम, लिख लेना इसको, NARCL, ठीक है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी IDRCL। फुल फॉर्म क्या होती है? NARCL की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी लिमिटेड, सीधा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसका काम भी बताएंगे। और जो IDRCL की फुल फॉर्म होती है, हम बोलते हैं उन्हें इंडिया डेट री रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इंडिया डेट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड। ये 2 इनकी फुल फॉर्म हो गई। इनका काम क्या होता है? जो एनपीए वगैरह होती है, ठीक है, एनपीओ को परचेस करने का जो काम करती है वो करती है NARCL। ये थोड़ी डिटेल में है, नहीं आपको थोड़ा सा ऊपर से जाता है, समझने की कोशिश करिएगा। भाई बेड बैंक के अंदर 2 बॉडी काम कर रही है, एक NARCL है, एक IDRCL है। NARCL क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? एनपीओ को परचेस करने का काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद जो IDRCL है, जो उसकी कंपनी थी, जो भी आप उन्होंने गिरवी रखा था, उसको बेचकर वो पैसा आपको वापस करेगी। यानी बेचने वाला काम कौन कर रही है? IDRCL कर रही है, और एनपीओ को परचेस करने वाला काम कौन कर रही है? NARCL कर रही है। बस इसी को मिला के क्या बोल देते हैं? बेड बैंक बोल देते हैं। बस दोनों क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है, एक तरीके से गवर्नमेंट की बॉडी होती है। अब होगा क्या, मान लो ABG शिपयार्ड का हमने बात की थी अभी, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, बेड बैंक की हेल्प से कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा इनको वापस मिल जाए, ठीक है। जो उनके शिपयार्ड थे, जो उनकी डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए थे, उनको बेचकर सरकार उनको पैसा वापस कर दे, ठीक है। आई होप ये चीजें उनको जल्दी मिल जाएंगी। अब बेड बैंक पर RBI ने रोक लगा दी थी बीच में, ठीक है, वो कैसे रेगुलेट किया जा सकता है वो तो आपका धीरे धीरे चर्चा जब आएगी, ठीक, तब आप करंट अफेयर के माध्यम से उसको देखते रहना, ठीक। अब यहाँ पर हमने आपको कुछ चीजें बताई, एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, कुछ नए बिंदु भी बताते हैं। हमने कहा आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, सीधा आप बता सकते हो कि 90 दिन के आसपास अगर पैसा वापस नहीं आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कैटेगरी वाइज पूछी जाए तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? अगर पैसा 3 महीने से लगभग 12 महीने तक नहीं आया है तो आपके सब स्टैंडर्ड में रखा जाएगा। 12 महीने से ज्यादा नहीं आया है तो उसे डाउटफुल एसेट में रखेंगे, और अगर पैसा वापस ही नहीं आया है तो उसे लॉस एसेट में रखेंगे, ठीक है। हमने कहा कंसोर्टियम फंड क्या होता है, तो सभी बैंक मिलके जो फंड जनरेट करती हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को देती हैं तो उसे कंसोर्टियम फंड बोल देते हैं, ठीक बात है। अब यहाँ पर बेड बैंक बता दिया हमने, यहाँ पर एक टर्म और आपको बताते हैं जिसे बोलते हैं स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट क्या होता है? अब एनपीए आपको समझ में आ गया, एनपीए का ही एक तरीके से रूप है स्ट्रेस एसेट, ठीक, बस थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग कभी कभी मान लेते हैं। जैसे अब इसको एनपीए बहुत बड़े लेवल पे बात हमने कर ली, एक तो छोटे लेवल पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने कोई मोबाइल लिया, कोई ईएमआई पे आपने कोई सामान लिया, ठीक है, ईएमआई आप उसको टाइम से ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, तो जो ईएमआई में डिले होता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस एसेट बोल देते हैं। यानी आपने क्या किया, ईएमआई में डिले किया, डिले करने के कारण जो आप पर एक्टिविटीज की जाएंगी, आपका अकाउंट जिस कैटेगरी में रखा जाएगा उसे हम लोग बोल देंगे स्ट्रेस एसेट। अब स्ट्रेस एसेट की 3 कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? SMA0, SMA1 और SMA2 होती है, ठीक है। यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मान लो कि आपने ईएमआई 1 से 30 दिन तक वापस नहीं थी, 1 महीना आप ईएमआई भरने में लेट हो गए, तो आपका अकाउंट किस में जाएगा? SMA0 में जाएगा, गॉट इट। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, 2 महीने तक लेट हो गए, 31 से 60 दिन तक लेट हो गए, तब क्या होगा? SMA1 में जाएगा। और अगर 3 महीने तक लेट हो गए, 61 से 90 दिन तक लेट हो गए, तब क्या बोला जाएगा? SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। यहां पर एक्टिविटीज करना ज्यादातर स्टार्ट हो जाता है, जो फाइन वगैरह होते हैं वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। इतनी बातों को क्लियर रखिएगा। अब एक और नया टर्म था, वो था रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन। होता क्या, ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है। अब रिवर्स रेपो रेट जो होती है, रिवर्स रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन, रिवर्स रेपो रेट किस में यूज होती है? जो बैंक वगैरह होते हैं
उनके वो क्या करते हैं, आरबीआई वगैरह क्या करते हैं, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ही की जा सकती है, अच्छी बात है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट लगाया। अब रिवर्स रेपो रेट में जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, उसको बढ़ाना। भाई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन वर्ड आपने कभी हाल ही में सुना भी होगा, कई ऐसे एग्जाम में, एसएससी और एग्जाम में वर्ड सुनते रहते हो। तो मतलब कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, महंगाई कितने से कितने के बीच होनी चाहिए, 2 से 6% तक होनी चाहिए। ठीक, इनके बीच में ही आपको इसको रेगुलेट करना है, याद रखिएगा, हाँ ना। साथ ही साथ जो एबीजी शिपयार्ड घोटाला था, ठीक, वो क्या करती थी कंपनी, एक तरीके से जहाज वगैरह बनाती है, 165 जहाज तक उसने बनाए पुराने जमाने में। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा। ये बैंकिंग के बहुत छोटे छोटे टर्म है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप 10 मिनट के अंदर ये नए टर्म आपने सीख लिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको संपूर्ण जानकारी विधिवत रूप से दे दी जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।